नमस्कार साथियों। 14 फरवरी 2019 का दिन था। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी करने में व्यस्त थे। यहाँ पर इनकी शूटिंग भी चल रही थी। मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम अगर आपने देखा होगा तो इसी दिन इसकी शूटिंग चल रही थी। तो इसी समय देखिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बहुत ही भीषण टेरर अटैक होता है। ये जो व्यक्ति आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी के नेतृत्व में टेरर अटैक हुआ था। दरअसल इसने क्या किया था, एक जिप्सी ये चला रहा था जिसमें 300 केजी से भी ज़्यादा एक्सप्लोजिव अपने आप में था और सीआरपीएफ का कॉन्वॉय चल रहा था और ये अपनी जीप को इस कॉन्वॉय के साथ भिड़ा देता है और एक बहुत ही भयानक विस्फोट यहाँ पर होता है। और विस्फोट में हमारे सीआरपीएफ की टीम के बहुत सारे सैनिक यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। 40 सैनिक जो है यहाँ पर कैजुअलिटी उनकी हो जाती है। और जैसे ही इतनी बड़ी मात्रा में सैनिकों की शहादत का मामला प्रकाश में आता है तो पूरे देश में गुस्सा भर जाता है और सरकार पर दबाव बनता है कार्रवाई करने का कि पाकिस्तान के ऊपर वो जो है सख्त कार्रवाई करे। तो इस समय जम्मू कश्मीर के जो आपके राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक थे और उन्होंने अभी सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि साहब ये जो घटना हुई है इसके लिए केंद्र सरकार ही जो है प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। वो कैसे है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जैसे ही सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है कि साहब वो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद है इसने कबूल कर लिया था कि ये टेरर अटैक हमने ही कराया है। और साथ ही साथ जो जैश-ए-मोहम्मद है वो कश्मीर के जो मिलिटेंट्स हैं उनको बधाई दे दें कि वाह तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है और ऐसे ही जो है बिल्कुल लगे रहो। तो एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने का बहुत ही बड़ा प्रेशर सरकार के ऊपर आता है। इसके ठीक बाद भारत की सेना जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है और इसमें ये दावा किया जाता है कि बहुत सारे आतंकी मार डाले। हालांकि पाकिस्तान की सरकार जो है भारत के इस दावे का खंडन करती है। उनका कहना था कि भारत के फाइटर प्लेन हमारी सरहद पर आए जरूर थे लेकिन उन्होंने कोई आतंकी नहीं मारे हैं। उन्होंने जंगलों पर जो है बॉम्बिंग की थी और हमारे पेड़ उखाड़ करके जो है वो चल दिए हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी सदन में कहते हैं कि जिस तरह से भारत ने जो है हमारे देश में घुसकर हमारे यहाँ पर बॉम्बिंग की थी, ठीक उसी की तर्ज पर हमने भी कल 4 फाइटर प्लेन भारत की सीमा पर भेजे थे और उन्होंने भी जो है भारत के जंगलों में बम गिराए, 2 बम गिराए, कुछ पेड़ उखाड़े और वापस आ गए और बात जो है बराबर होगी। हालांकि पाकिस्तान आज तक इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि उसने पाकिस्तान के क्षेत्र में भारत ने किसी भी तरह की कोई आतंकियों पर जो है कोई कार्रवाई की हो। तो देखिए अपने आप में देखिए अब सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, सत्यपाल मलिक बहुत बड़ा नाम है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको यहाँ का गवर्नर बनाया भी सेंट्रल नहीं था, ये बीजेपी के ही बंदे हैं। और जब मोदी जी सरकार में आए थे तभी ये जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल अपने आप में बनते हैं। तो इन्होंने मोदी जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि साहब पुलवामा पर जो अटैक हुआ था उसके लिए कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस फेलियर एक कारण है। देखिए इंटेलिजेंस फेलियर निश्चित रूप से एक कारण है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात जो आरोप लगाई है कि सीआरपीएफ ने इस अटैक से पहले ही सरकार को चेतावनी दे दी थी। सीआरपीएफ ने इस अटैक से पहले ही जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है इसको पत्र भेजा था और इन्होंने 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी। ठीक है कि ज़्यादा एयरक्राफ्ट नहीं लगेंगे, सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट लगेंगे। इतना बड़ा कॉन्वॉय अपने आप में चल रहा है और इस तरह से जम्मू कश्मीर जैसे अशांत क्षेत्र में जहां पर पल पल में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो जब बहुत बड़ी मात्रा में जवान एक साथ अगर एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो कोई एक ही व्यक्ति अगर छोटा सा भी अटैक करता है तो बहुत बड़ी मात्रा में जवानों की कैजुअलिटी की संभावना रहती है। तो इसको देखते हुए सीआरपीएफ ने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखा था और मांग की थी कि साहब जो रोड से जो काफिला जा रहा है, इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी भी रोड में इस तरह से नहीं चलता है। तो इनके लिए एयरक्राफ्ट की मांग की थी, केवल 5 ही एयरक्राफ्ट लगते, लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने इसको रिफ्यूज कर दिया था और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा आपको देखने को मिला पुलवामा में हमारे 40 जवानों की शहादत का। तो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक कहते हैं कि इस जो अटैक हुआ था इसके लिए सेंट्रल ही जिम्मेदार है। या तो सरकार को, या तो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को व्यवस्था करनी चाहिए थी एयरक्राफ्ट की, ताकि हम अपने जवानों को जो है बाय एयर उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचा सके, या तो जो सीआरपीएफ का इतना बड़ा कॉन्वॉय चल रहा था इसी को चलते देना चाहिए था और उसमें ट्रैफिक जो है रोकना चाहिए था। क्योंकि अगर एक जगह पर बहुत सारी मात्रा में जवान चल रहे हैं और उन पर छोटा सा भी अगर अटैक हो जाता है तो चूंकि जवान साथ साथ में है, अगर कोई व्यक्ति हल्का सा भी मोर्टार भी फेंक देता है तो बड़ी मात्रा में सैनिकों की कैजुअलिटी की यहाँ पर संभावना हो जाती है। और दुनिया में कहीं पर भी अशांत क्षेत्रों में इतना बड़ा कॉन्वॉय इस तरह से बिना किसी सिक्योरिटी के नहीं चलता है। तो सत्यपाल मलिक का आरोप है कि सरकार की वजह से ही जो है यह हादसा हुआ था। वे प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं
और साथ ही जो अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, उनको भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। और साथ ही ये आरोप भी लगाते हैं कि जब मोदी जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बढ़िया तरीके से अपनी शूटिंग में व्यस्त थे तो उन्होंने मोदी जी को फ़ोन करके इसकी जानकारी दी थी। उस समय चूंकि वो जंगल में थे, नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहे थे, और उन्होंने कहा था कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है और आप ही की वजह से ये सब हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए उन्होंने शब्द का यूज़ किया, देखो तुम अभी चुप रहो, ठीक है, तो तुम चुप रहो, ऐसा इनका कहना था। इन्होंने बताया कि मैंने जो मेरे बैचमेट ही थे, देखिए सत्यपाल मलिक और जो अजीत डोभाल है, दोनों बिल्कुल बैचमेट इनको बताया जाता है। तो इन्होंने जब अजीत डोभाल से कहा तो उन्होंने भी उनको कहा कि तुम अभी चुपचाप रहो, पाकिस्तान पर जो है इसका ब्लेम जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम चुपचाप रहो, ऐसा इन्होंने बताया था। और बताते हैं कि इसी के बाद से जो है इनका ट्रांसफ़र जो है पहले गोवा किया, फिर मणिपुर या फिर मेघालय, मेरे ख्याल से इस पूर्वोत्तर के राज्यों में किया था। तो ये बड़े गंभीर आरोप जो है इनके ऊपर लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी के ऊपर दूसरा आरोप इन्होंने लगाया है, पीएम नॉट सो स्ट्रिक्ट ऑन करप्शन। तो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी छवि बना तो रखी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंट वाली, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कार्रवाई वाली, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए शब्द का प्रयोग किया इल इन्फॉर्म्ड, ठीक है, करप्शन के संबंध में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए इल इन्फॉर्म्ड शब्द का प्रयोग किया। इनका कहना है कि मोदी ने बस अपनी छवि बना रखी है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, जबकि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और करप्शन को जो है फुल उस तरीके से जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पर जो मोदी की छवि है, इस पर भी जो है सत्यपाल मलिक ने प्रहार किया है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि अगर कांग्रेस का कोई लीडर ऐसा कह रहा हो, समाजवादी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा हो, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन सत्यपाल मलिक इन्हीं की सरकार के व्यक्ति थे, बीजेपी के ही व्यक्ति थे, और बाद में उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल भी इन्होंने ही बनाया था, और वही जो है एक तरह से ब्लेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो है एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई। तीसरा आरोप इन्होंने लगाया कि थ्रेट टू लाइफ, उन्हें जो है अपने उनकी सुरक्षा जो है एक तरह से खतरे में है। वो जम्मू कश्मीर जैसे एक राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं और पूर्वोत्तर में भी काम कर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी अशांति है। वहाँ का राज्यपाल होने के बावजूद, उनके आग्रह करने के बावजूद सेंट्रल ने अभी तक उनकी Z+ सिक्योरिटी बहाल नहीं की है। और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो उन्हें मरवाना चाहती है। और साथ ही एक वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया है कि सरकार चाहती है साले को कोई मार ही दे तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि सत्यपाल मलिक का कहना है कि सरकार उनको Z+ सिक्योरिटी नहीं देती है, वो चाहती है कि साले को कोई मार ही दे। ये शब्द बाकायदा इन्हीं के हैं कि सरकार चाहती है साले को कोई मार दे, ये इन्हीं के शब्द हैं, ठीक है, जब उनसे इस चीज़ में प्रश्न किया जाता है। तो देखिए, जब जम्मू कश्मीर के अपने आप में उपराज्यपाल ही वहाँ पर थे तो पाकिस्तान से भी इनको धमकियाँ मिलती, क्योंकि इन्हीं के समय पर 370 आर्टिकल खत्म हुआ। और 370 आर्टिकल के संबंध में भी ये बताते हैं कि हमको भरोसे पर नहीं लिया। जब मैं वहाँ का वो था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो उस समय अमित शाह का मुझको फ़ोन आया कि तुम एक बिल जो है एक कमेटी बनाकर पास करके हमें भेजो, तो हमको कुछ बताया ही नहीं। तो इस तरह के आरोप अपने आप में लगाते हैं। और मोदी सरकार से जो है जान का नुकसान, थ्रेट टू लाइफ का जो आरोप है इन्होंने मोदी सरकार पर लगाया कि सब जानबूझकर मेरे को Z+ सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, ये मरता है तो मरने दे, इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए। चौथा जो है अडानी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि साहब मोदी चुप क्यों हैं। संसद में इतना हंगामा होता, सदन में विपक्ष जो है एकजुट होकर काफ़ी सवाल खड़ा करता है, लेकिन मोदी जी अडानी के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोलते। जैसा कि आप जानते हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च, ठीक है, अमेरिका की एक कंपनी है, रिसर्च फर्म है, उसने अडानी के ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा आरोपों की एक फहरिस्त तैयार की। और जैसे ही वो रिपोर्ट सामने आती है, अडानी के भाव लगातार गिरने लगते हैं। उस समय लगने लगा था एक तरह से कि साहब LIC डूब जाएगा, PNB डूब जाएगा, SBI डूब जाएगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार की शायद कृपा रही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि जो उद्योगपति होते हैं उन पर हर सरकार की कृपा रहती है। इससे पहले की जो सरकार है उनकी भी रहती है, क्योंकि इलेक्शन होते हैं, विधायकों को, मंत्रियों को बनाना, खरीद फरोख्त, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। जब चुनाव होते हैं, पार्टी फंड में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए होता है, और उसकी पूर्ति यही उद्योगपति लोग करते हैं। बाद में सरकारें इनके अनुसार नीतियां बनाती हैं ताकि इनको फ़ायदा पहुंचे। ये हर सरकार में होता है, हर देश में होता है, पूरी दुनिया में होता है, तो यहाँ कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो हमारे सत्यपाल मलिक हैं, इनका आरोप है कि साहब इनको संरक्षण जो है बिल्कुल मोदी जी नहीं दिया। और अगर जो विपक्ष है वो एकजुट हो जाए और हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा अडानी के खिलाफ जो रिपोर्ट दी गई थी, अगर इस पर जांच की मांग करे, ठीक है, और हो जाए, एकदम एकजुट हो जाए, तो 2024 का जो चुनाव है, मोदी इस चुनाव को हार जाएंगे। सीधा ये स्टेटमेंट जो है एक तरह से सत्यपाल मलिक ने दिया है, और सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल की घड़ी अपने आप में खड़ी कर दी है। मोदी को भ्रष्टाचार को लेकर प्रहार किए हैं, अडानी पर चुप रहने का आरोप लगा है, ठीक है, जिस समय वो
पुलवामा में इतना बड़ा अटैक होता, मोदी को कहते कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बढ़िया घूम रहे थे, इस तरह के आरोप लगाए हैं। जब मैंने कहा कि ये तुम्हारी गलती है तो मुझे शट अप, मुझे चुप रहो बोला, इस तरह के आरोप लगा रहे खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनको खुद इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो हालांकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सत्यपाल मलिक कि हो सकता है सेंट्रल के साथ नाराजगी चल रही होगी, कांग्रेस से मिल गए होंगे इसलिए ऐसा कह रहे होंगे, और बहुत लोग सोच रहे होंगे हाँ यार ये सही कह रहे हैं। हालांकि इसमें सही क्या है गलत क्या है अब इसको तो मैं नहीं जानता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो। देखो एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे समाज में जितने भी लोग होते हैं, खासतौर पर नेता, वो बाहर से दिखने के कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। आपने देखा होगा बढ़िया बढ़िया भाषण देते, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने देखा होगा अंबेडकर की प्रतिमा को माला पहना रहे होंगे, गांधी जी की प्रतिमा को माला पहना रहे होंगे, जय श्री राम, ये मोहम्मद, ये सब के नारे लगा रहे होंगे। तो देखो नेताओं की बात करें या किसी की भी बात करें, दरअसल जो छवि होती है ना अपने आप में व्यक्ति की, वो बाहर से दिखने का अलग होता है, अंदर से अलग होता है। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, बाकायदा आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे बड़े बड़े नेता होते हैं, जो हमको दिख रहा है वास्तविकता में, वो रियलिटी में उसके पर्दे के पीछे वैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर जैसे मान लीजिए पीएम मोदी ने कोई पोस्ट की, उसके नीचे आप कमेंट देखते होंगे, बहुत सारे कमेंट अपने आप में एक तरह से पूर्व प्रायोजित होते हैं, चाहे वो कोई सा भी नेता हो, बहुत सारे कमेंट होते हैं। जैसे राहुल गांधी मान लीजिए कोई पोस्ट करे, कोई सा भी व्यक्ति पोस्ट करे, तो नेताओं ने क्या किया है कि कुछ लोगों को खरीद कर रखा हुआ है कि अगर ये व्यक्ति अगर कोई पोस्ट डालता है तो आपको उसको लाइक करना है, उसके नीचे कमेंट पे उसकी भर भर के तारीफ करनी है। और कुछ लोग जो है हर पार्टी के, हर नेताओं के कुछ बंदे ऐसे होते हैं, उनको पैसे देते बकायदा कि तुमको ये कमेंट करने के, इतने कमेंट करने के, इस पोस्ट को इतने शेयर करने के इतने इतने पैसे दिए जाते हैं। आपने देखा होगा इससे पिछली बार यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो टॉपर थे, बहुत सारे कोचिंग संस्थान उनको खरीद कर अपने यहाँ ले गए कि तुम ये बोल दो कि तुमने हमारे कोचिंग से पढ़ा, 5 लाख रुपए तुमको दे देते हैं। एक आईएएस का किस्सा तो बहुत प्रचलित रहा था। उस आईएएस ने क्या किया था, वो व्यक्ति इथिक्स में टॉपर था। आप सोचो, इथिक्स यानी कि नैतिक व्यवस्था, उसमें व्यक्ति टॉपर था। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने उसको बुलाया कि साहब तुम 1 घंटे के लिए हमारे यहाँ इथिक्स पर भाषण दो। उसने कहा कि मैं 5 लाख रुपए लूंगा। 5 लाख रुपए लिए और उसके बाद इथिक्स में भाषण देकर के आया। सोचिए इस तरह की, यानी कि हमारे जो समाज में जो चीज़ें चल रही होंगी, आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो देख डालते हैं, उसके नीचे जो है कमेंट में उसकी भर भर कर तारीफ की जाती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, कुछ होते हैं निश्चित रूप से तारीफ करने वाले, कुछ फॉलोवर सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन बहुत सारी मात्रा में फेक कमेंट्स, फेक फॉलोवर, फेक लाइक्स, ये सब होते हैं, फेक सब्सक्राइबर्स होते हैं। आपने एक बार हाल ही में जब ट्विटर ने बहुत सारे फेक अकाउंट्स को डिलीट किया था, तो हमारे पीएम मोदी की भी लगभग 1-2 लाख सब्सक्राइबर घट गए थे। ठीक है, जितने भी लोग हैं हमारे देश में जो सेलिब्रिटी हैं, मैं मोदी ही नहीं जी की ही नहीं बात कर रहा हूँ, और भी जितने सारे हमारे नेता हैं, जो उनके सोशल मीडिया पर जो लाइक्स उनके आते हैं, जो फॉलोवर्स उनके होते हैं, जो उन पर कमेंट्स आते हैं, कुछ तो जेन्युइन होते हैं लेकिन बहुत सारे उनमें फेक होते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े गजब के ट्रोल हो गए। पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या किया, नकलरोधी कानून उत्तराखंड में लाए हैं। ठीक है, तो एक लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट लिखा और उन पर जो है बहुत सारे लाइक आ गए, उनकी तारीफों के जो है बहुत सारे कमेंट उस पर हो गए, लेकिन बाद में जब देखा गया वो लाइक करने वाले वो सब अंग्रेज थे। ठीक है, अब आप सोचिए अंग्रेजों को उत्तराखंड के नकलरोधी कानून से क्या मतलब। मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण लिखा था वो बढ़िया तरीके से हिंदी में लिखा हुआ था। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने तो क्या लिखा होगा, उनकी टीम में लिखा होगा, और उस पर लाइक आ रहे हैं अमेरिका से, लंदन से, और कमेंट भी उनके आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइक करने वाले हैं क्या हैं, वो जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन जो स्टूडेंट है वो तो चाहता है कि साहब यूके SSC हो चाहे यूके PSC हो, इस पर धांधली सरकार खुद करवा रही है। ठीक है, आपने देख लिया होगा यूके PSC ने जो नकलचियों के नाम सार्वजनिक किए थे, बस नाम लिख दिया, बस हो गया। वो भी जब इतना बड़ा आंदोलन हो उसके बाद, ना उनका पिता का नाम है, वो कहाँ के कुछ भी नहीं पता। यूके SSC ने VPDO भर्ती घोटाले के आरोपियों का नाम सार्वजनिक किया, उसमें बहुत सारे नाम ऑलरेडी गायब है जो मोरी क्षेत्र से थे और जिनको बीजेपी की पार्टी ने खुद अभी बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं, उनके नामों को हटा दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मामले की इंक्वायरी को लेकर, और भी बहुत सारे प्रश्न सरकार के ऊपर खड़े हो रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उसमें व्यक्ति का नाम, उसका फादर्स नेम, वो किस डिस्ट्रिक्ट से है वो, और उसके रोल नंबर और उसके मार्क्स दिखाए जाएं। यूके PSC रिजल्ट जारी करता सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर दिखाता है, और किस व्यक्ति के कितने मार्क्स आए हैं फाइनल सिलेक्शन तक उसको कोई पता नहीं चलेगा। यानी कि जो व्यक्ति जा रहा है कोई टेस्ट देने के लिए, कितने उसके नंबर है उसको नहीं पता चलेगा। जो फेल होने वाला बच्चा है उसके कितने नंबर वो भी उसको नहीं पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक तरह से गौड़ हो गई हैं, और सिर्फ तारीफों के पुल आ रहे हैं, नेताओं द्वारा बड़े बड़े बयान किए जा रहे हैं, और उसके नीचे कमेंट पर भर भर कर प्रशंसा करने वाले फेक लोगों को जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस तरह की छवि हर लोग रखते हैं, पहले भी रखी जाती थी, आजकल भी, और खासतौर पर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पर हम देख रहे हैं
कि हमारे सामने सोशल मीडिया पर जो भी दावे किए जा रहे हैं, फेसबुक पर जो हम पोस्ट देख रहे हैं, जो कमेंट देख रहे हैं और व्हाट्सएप पर जो हमको इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, उसमें से 90% इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है आमतौर पर। तो इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास सूचनाएं होती है, दुनिया के किसी भी इलाके में कोई घटना घटित हो जाती है, उसकी सूचना हमको प्राप्त हो जाती है। तो आधे से ज़्यादा सूचनाएं इसमें क्या होती है, अपने आप में फेक होती हैं, प्रायोजित होती हैं। दंगे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल करा दिए जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जब आपको देखने को मिलती हैं तो अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। और सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर जो टेरर अटैक हुआ था, कहीं ना कहीं यदि सीआरपीएफ के पत्र पर अगर सेंट्रल ने मान लिया होता, सेंट्रल होम मिनिस्टर ने मान लिया होता कि हाँ यार इनको एयरक्राफ्ट के जरिए इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाए, या फिर अगर एयरक्राफ्ट से पहुंचाने में आपको लग रहा है कि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो जैसा पहले होता था, जिस समय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय बहुत बड़ी मात्रा में जवान अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं और वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट है, अशांत क्षेत्र है, तो वहां पर ट्रैफिक को उस समय के लिए प्रतिबंधित किया जाए, उस समय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को जाने दिया जाए। अगर ऐसा किया होता तो शायद इतनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा कांड नहीं होता। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।